हेलो दोस्तों, कैसे आप सारे? आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपका अच्छा चैनल वाईपी सेट डिफेंस का पार्ट है अनअकादमी ग्रुप का, और देता है आपको इंडिया की बेस्ट वेब डिफेंस के स्वागत है आपका। तो कल हमने आपके कुछ बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। आज उसका पार्ट 2 है और कल उसका पार्ट 1 था, तो आज उसको ही कंटिन्यू करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए अनअकादमी आपको बहुत अच्छा फ्री कंटेंट देता है। स्पेशल क्लासेस हो, क्विजेस हो, मॉक्स हो, चैंपियनशिप्स हो, मैराथन्स हो, सब कुछ आपको फ्री में अनअकादमी देता है। ठीक है। और बहुत सारी कैटेगरीज में अनअकादमी की टोटल अगर मैं आपको बात करूं तो आपकी टोटल 30+ कैटेगरीज है। आप हर किसी कैटेगरी में जाके फ्री कंटेंट देख सकते हैं। अब क्या है, आपको अगर फ्री कंटेंट एक्सेस करना है तो आपको एक अनलॉक कोड लगाना पड़ेगा, और वो अनलॉक कोड है आपके लिए प्रणव 10। देखिए, अनलॉक कोड से हमारा ये है कि जो बच्चे यूज़ कर रहे हैं, एटलीस्ट हमें ये तो पता रहे कि कौन बच्चा यूज़ कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कितना उसका यूज़ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। ठीक है, और वो कितने अच्छे से पढ़ाई कर पा रहा है। तो अनलॉक फ्री कंटेंट करने के लिए आपको एक अनलॉक कोड लगाना पड़ेगा प्रणव 10। ये आपको सारी अनअकादमी कैटेगरीज के, जो कि टोटल 30+ है, उसकी सारी स्पेशल क्लासेस, सारी क्विजेस, सारे मॉक, सारी चैंपियनशिप, सारे मैराथन, सब कुछ एक्सेसिबल बना देगा आपके लिए। उसके साथ साथ अगर आप प्रणव 10 और प्रणव आई का कोड लगाते हैं तो आपको ना केवल एक 10% डिस्काउंट मिलता है अपनी अगली अनअकादमी सब्सक्रिप्शन पे, बल्कि आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है। और आप ये टोटल 30+ अनअकादमी सब्सक्रिप्शन कैटेगरीज पे लगा सकते हैं। यू कैन यूज दिस ऑन 30+ अनअकादमी सब्सक्रिप्शन कैटेगरी 30+। कोड कौन सा है? प्रणव 10 एंड प्रणव आई। आप प्रणव 10 का कोड और प्रणव आई का कोड यूज कर सकते हैं। प्रणव 10 या प्रणव आई अपनी अनअकादमी सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है। बहुत फ़ायदा है यार अनअकादमी सब्सक्रिप्शन का, मैंने देखा है, बहुत बच्चों ने को बताया भी है और बहुत बच्चों ने लिया भी है। 100+ आपके टॉप एजुकेटर है, 1000+ आपके कोर्सेज। ठीक है। लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलती है, रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है, मॉक टेस्ट, ठीक है, फिर उसके बाद PDF, अप टू डेट कंटेंट, डाउट रेजोल्यूशन, बहुत कुछ आपका वहाँ मिलता है। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है जो कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप प्रणव 10 और प्रणव आई का कोड लगा के अपनी अगले अनअकादमी सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। उसके साथ साथ भले ही हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, या आपके लिए इकोनॉमिक्स हो, आप अनअकादमी स्पेशल क्लास मैराथन देख सकते हैं जो मैंने लिए हुए हैं। वो पहली बात आपके लिए फ्री टू वॉच है, आपको PDF नोट्स भी मिलते हैं, और वो हेल्पफुल है आपके लिए एज अ क्रैश कोर्स ऑल्सो। ठीक है, वो हेल्पफुल है आपके लिए एज अ क्रैश कोर्स ऑल्सो। तो आप प्रणव 10 का कोड यूज़ कर सकते हैं, अनलॉक कोड, जिससे आप ये सारे मैराथन्स को अनलॉक कर पाएंगे। सारे मैराथन्स को अनलॉक कर पाएंगे, आप ये प्रणव 10 का कोड यूज़ कर सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं अपना अगला। और इस सेशन को देखने से पहले प्लीज़ मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि V. Curien, sorry, who was the chief architect of the Green Revolution that significantly improved the agriculture yield in the country? ये तो हमने कल भी एक ऐसे क्वेश्चन करा था। ठीक है, कि कल हमने आपके वाइट रेवोल्यूशन के ऊपर करा था, तो इसका आंसर आपको सबको पता है कि MS स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन है। V. क्यूरियन जी किसके लिए हैं? ये आपके वाइट रेवोल्यूशन, ये आपके वाइट रेवोल्यूशन के लिए है, और ये आपकी मिल्क से रिलेटेड है। और ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन में था क्या कि हमारे को ईल्ड बढ़ानी है एग्रीकल्चर की, तो हमने क्या यूज़ करा? हमने हाई ईल्डिंग वैरायटी यानी HYV, यानी हाई ईल्डिंग वैरायटी सीड्स हमने यूज़ करी। यूज दी हाई ईल्डिंग वैरायटी सीड्स, हाई ईल्डिंग वैरायटी सीड्स हमने यूज़ करी। HYV सीड्स हमने यूज़ करी। उससे हुआ क्या कि हमारी ईल्ड बढ़ी, प्रोड्यूस बढ़ा, और हमारा प्रॉफिट एंड इनकम भी बढ़ा। लेकिन अब इसके डाउनफॉल्स क्या थे? ठीक है, हमने पेस्टिसाइड्स यूज़ करे बहुत ज़्यादा, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करे, ठीक है, फर्टिलाइजर्स बहुत यूज़ करे, जिससे हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हुए। आपका वाटर कंटामिनेशन, हेल्थ इश्यूज बहुत एक्सेट्रा हो गए। ठीक है, तो ये इसके प्रोज एंड कॉन्स आपके ग्रीन रेवोल्यूशन के, जो कि अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता पाएंगे। ओके, अगला सवाल। इन विच ईयर was a new liberalized industrial policy announced in India?
कौन से वर्ष में भारत की नई लिबरलाइज इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अनाउंस करा गया था? कल हमने एक ऐसे ही क्वेश्चन करा था, इसका आंसर आपका 1992, 1992। ठीक है, जब हमने आईएमएफ से लोन लिया था और आईएमएफ के बाद हमने अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस करी थी, जिसमें आपका ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कौन कौन थे आपके करता करता? एक तो था आपका पीवी नरसिम्हा राव यानी पीवीएन राव, और आपके दूसरे कौन? आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह और आपका डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव, ये आपके पीएम थे उस टाइम पे, प्राइम मिनिस्टर, और ये कौन थे? आपके फाइनेंस मिनिस्टर। ये कौन था? आपके फाइनेंस मिनिस्टर। ये आईएमएफ का था। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब देखिए, इसमें आपको मैंने कल बताया था कि इन्होंने क्या कहा था कि आपको एलपीजी रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, यानी आपका लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन। और आपका ग्लोबलाइजेशन ये था। ओके, लिबरलाइजेशन में ये था कि आप परमिट राज या अपना लाइसेंस राज खत्म करेंगे। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन में ये था कि आप प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ करेंगे, प्राइवेट कंपनीज को अलाउ करेंगे। और ग्लोबलाइजेशन में ये था कि आप इंडियन मार्केट को इंटीग्रेटेड विद वर्ल्ड ओके, क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। अगला सवाल आपका कि व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश? आरबीआई आपका कब एस्टैब्लिश हुआ था? आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है, आरबीआई आपका कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो आरबीआई आपका 1935 में एस्टैब्लिश हुआ था। यह आपका एक उस टाइम की एक्ट थी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत यह एस्टैब्लिश हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, इसके तहत आपका आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसे 1948 में आरबीआई एक्ट के द्वारा इसे नेशनलाइज कर दिया गया था, यानी इसे एक सेंट्रल बैंक बना दिया गया था। ठीक है, अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मुंबई में, और जो इसके गवर्नर है अभी वो कौन है? आपके शक्तिकांता या शशिकांता दास। ये आपको ध्यान रखना है। आरबीआई की अगर मैं बात करूं तो ये क्या क्या होता है, कोई फंक्शन से पूछा जाता है तो ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, बैंकर ऑफ बैंक्स, ठीक है, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, एक्सेट्रा, इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे। द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज, आपको अगर अपने देश की अर्थव्यवस्था में अगर कोई डेवलपमेंट हुई है वो देखना है तो उसके सबसे बढ़िया इंडिकेटर क्या होगा? उसका एग्रीकल्चर कैसा है, उसका ट्रांसपोर्ट कैसा है, उसकी ग्रॉस प्रोडक्शन कैसी है, उसकी या पर कैपिटा इनकम कैसी है। सिंपल सी बात है कि जितना लोगों के पास पैसा होगा उतना आप कह सकते हैं कि हमारा देश डेवलप्ड है, तो इसलिए पर कैपिटा इनकम इसकी होगी। अब देखिए, पर कैपिटा इनकम एक कंसेप्ट है जो आपको समझाना है। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है? देखिए, 1000 पे हैं आपके पास एक देश में और आपके यहाँ पे रहने वाले 10 हैं, तो इसमें पर कैपिटा इनकम क्या होगी? यानी इसको तो दूसरा कह सकता है आपकी पर पर्सन इनकम क्या है आपकी। तो ये पर पर्सन इनकम है क्या आपकी? 1000 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूँ तो आपकी ये 100 रुपये हो गई, तो ये आपकी है पर कैपिटा इनकम होगी। लेकिन अक्सर ये होता नहीं है, अक्सर होता क्या है कि इनइक्वालिटी होती है। अगर आपने 9th 10th की, अगर आपको सिविक्स की बुक याद है, मैं भूल रहा हूँ कौन से साल की, लेकिन आई थिंक 10th की थी या 9th की थी,
तो उसमें एक डायग्राम था, उसमें था क्या कि दो कंट्रीज है, लेट्स से ए और लेट्स से बी। यहाँ पे भी 1000 कमा रहे हैं, यहाँ पे भी 1000 कमा रहे हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे भी 10 लोग हैं, यहाँ पे भी आपके 10 लोग हैं। इसमें क्या है कि इक्वल है, यानी यहाँ पे इनकम इक्वालिटी है। तो यहाँ पे अगर मैं 1000 को 10 से डिवाइड करूँ तो क्या हो गया आपका 100। लेकिन क्या है, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे एक पर्सन है वो आपका 900 कमा रहा है, और जो बाकी के 9 हैं वो आपके 90 कमा, आपके 100 कमा रहे हैं। तो इसमें तो इनकम इनक्वालिटी हुई ना, कि एक के पास आपका 900 रुपये, बाकी 9 के पास आपके 100 रुपये। लेकिन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो पर कैपिटा इनकम अभी भी आपकी 100 ही आएगी। तो ये क्लियर पिक्चर पेंट नहीं कर रहा कि कहाँ पे क्या है। तो इसलिए इनकम इनक्वालिटी होती है, वो हमारे को बेहतर बताता है कि कैसे हमारा देश आपका बेहतर तरीके से डेवलप हुआ है, नहीं हुआ। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। अगला, द प्रोग्रेस एंड इंक्रीज ऑफ फिश प्रोडक्शन वॉज कॉल्ड येलो रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ब्राउन रेवोल्यूशन या आपका ब्लू रेवोल्यूशन। देखिए, फिश पानी में रहती है, पानी का कलर ब्लू, ठीक है, आज ब्लू है पानी पानी, तो इसलिए इसका आंसर आपका ब्लू रेवोल्यूशन हो जाएगा। इससे हम फिशेस से जोड़ते हैं, फिशेस से। येलो रेवोल्यूशन में हम आपका किससे जोड़ते हैं, आपके ऑयल सीड्स। वाइट हम मिल्क से जोड़ते हैं, और ब्राउन हम आपका लेदर से जोड़ते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपका सिल्वर, हम एग से जोड़ते हैं। रेड हम आपका टोमेटो या मीट से, और पिंक भी हम आपका मीट से जोड़ते हैं। अगला, इन इंडिया व्हेन ऑफिस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हैपन टू बी वेकेंट साइमल्टेनियसली, हु विल डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट। कह रहा है जब आपके प्रेसिडेंट और आपके उपराष्ट्रपति, यानी आपके राष्ट्रपति और आपके उपराष्ट्रपति, जब दोनों का ऑफिस खाली है, तो उस टाइम पे आपके राष्ट्रपति का जो कर्तव्य है वो कौन निभाएगा। आपका प्रधानमंत्री, आपका होम मिनिस्टर, आपका स्पीकर ऑफ द लोकसभा या आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन आपका ये कर्तव्य निभाएगा। सिंपल सी बात है, इसका आंसर आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, कि आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कर्तव्य संभालेगा, और ये कर्तव्य इसको क्या कहते हैं कि इसका प्रदान करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। आज तक एक ही ऐसे बार हुआ है कि आपके मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इन्होंने आपका प्रेसिडेंट का भार भी संभाला है, और इन्होंने आपका वाइस प्रेसिडेंट का भार भी संभाला है। अच्छा, एक और बात, अगर मैं ओथ्स की बात करूं, ठीक है, अगर मैं ओथ्स की बात करूं, तो आपके प्रेसिडेंट साहब को ओथ देने वाला कौन होता है, आपके सीजीआई, और आपके सीजीआई साहब को ओथ देने वाले कौन होते हैं, आपके प्रेसिडेंट। और आपके वाइस प्रेसिडेंट को ओथ देने वाले कौन होते हैं, आपके फिर हमारे प्रेसिडेंट साहब। ओके, प्रेसिडेंट साहब ही ओथ देते हैं। ओके, रेजिग्नेशन की अगर मैं बात करूं, रिजाइन आप कैसे करेंगे, ठीक है, सीजीआई रिजाइन करता है बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट रिजाइन करता है बाय राइटिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट, एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइंस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, रेजिग्नेशन की अगर मैं बात करता हूँ, चलिए आगे चलते हैं अब आपके। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 10, 12, 14 या 18, कितने सदस्य आपके राष्ट्रपति आपके राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं, बताइए। बताइए, कितने सदस्य आपके राज्यसभा के लिए आपके राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकते हैं। 10, 12, 14 या 18, टोटल आपके 12 करते हैं। 12 ही आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, इन्हें हम आपके नॉमिनेटेड सदस्य कहते हैं। दूसरा, यह आपके वेटरन्स होने चाहिए जिस फील्ड से आ रहे हैं, लाइक आपका स्पोर्ट्स, कल्चर एक्सेट्रा। तो उसके साथ साथ आप पहले प्रेसिडेंट आपके लोकसभा में भी
लोकसभा में भी आपके प्रेसिडेंट साहब 2 करते थे, लेकिन अब वो खारिज हो चुका है, अब नहीं करते हैं। तो टोटल आपके 12 ही करते हैं। अब आपके 12 ही टोटल आपके करते हैं लोकसभा को मिला के, ठीक है। 12 सदस्य टोटल आपको नॉमिनेट करते हैं। अगर मैं आपसे राज्यसभा की बात करूं तो जो इसकी टोटल स्ट्रेंथ है वो है आपकी 250, लेकिन अभी के लिए 245 है, जिसमें से 233 आपके इलेक्ट होके आते हैं और आपके 12 नॉमिनेट होते होते हैं। बारह आपके इलेक्टेड होते हैं, 250। मैं आपसे लोकसभा की बात करूं तो इसमें आपका 552 है, जिसमें आपके 530 प्लस 20 प्लस 2 होते हैं। ये 2 आपके अब तो होते नहीं हैं नॉमिनेटेड, ये आपके यूटी से और ये आपके टोटल कहाँ से, स्टेट से। लेकिन अभी के लिए हाल फिलहाल में बात सिर्फ आपका 545 है, जिसमें से 523 प्लस 20 प्लस 2 है। ओके, 523 प्लस 20 प्लस 2 है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो आपको चेयरमैन होते हैं वो आपके स्पीकर होते हैं, और यहाँ पे जो आपके चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ओके, पूछा जाए विच इज मोर पावरफुल, तो यस, लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। आपके अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूँ, बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है। जो आपका पार्लियामेंट होता है उसमें आपका लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस आपका प्रेसिडेंट तीनों आते हैं। लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस आपका प्रेसिडेंट तीनों आते हैं। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस। चल आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेल्ट विद द सब्जेक्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, और किसको हम क्या कहते हैं, आपके इंडिया में 3 टायर गवर्नमेंट है ना, इंडिया हैज गॉट 3 टायर गवर्नमेंट। तो सबसे पहले होती है आपकी यूनियन, फिर उसके नीचे आती है आपकी स्टेट, और उसके नीचे क्या आती है आपकी लोकल। यूनियन, स्टेट एंड आपका लोकल, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट में भी क्या होता है, आपके 2 होते हैं, एक होती है आपकी पंचायत और एक होती है आपकी म्यूनसिपैलिटी। पंचायत एंड आपका म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। तो जो ये 3 टायर गवर्नमेंट है, ये जो आपकी 3 टायर गवर्नमेंट है, ठीक है, यूनियन, स्टेट और लोकल, तो इससे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में किस कमेटी से संबंध रखते हैं, तो ये आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी है, जो कि आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए बनी थी, ठीक है। एक आपको ये भी पता होनी चाहिए कि आपकी वीरप्पा मोइली कमीशन या आपकी सेकेंड एआरसी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सेकेंड एआरसी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के तहत ये बनी थी। कौन सी, आपकी वीरप्पा मोइली कमेटी, सेकेंड एआरसी। यूनियन, स्टेट एंड लोकल, आपकी ये 3 टायर की गवर्नमेंट होती है। यूनियन आपकी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो आपको पता ही है, और आपकी लोकल यानी पंचायत एंड आपकी म्यूनसिपैलिटी। तो ये हमारे इंडिया में 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम है, आपको पता होना चाहिए। अगला, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 25 अक्टूबर 1948, 25 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1948 और 26 नवंबर 1949। साल का ध्यान रखना है। इसका आंसर आपका 26 नवंबर 1949, और यही डेट आपकी प्रियम्बल में भी मेंशन्ड है। अडॉप्ट तो उस दिन हो गया था, लेकिन ये इन एक्शन या इन फोर्स आपका कब आया था, 26 जैन 1949।
50। इसी दिन हमारा देश एक रिपब्लिक बन गया था। अभी 26 जैन ही क्यों चुना हमने, क्योंकि 26 जैन 1930 को लाहौर में रावी रिवर के पास आपका नेशनल फ्लैग अनफर्ल करा गया था और पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। और पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी किससे? ब्रिटिशर्स से। ठीक है। और इसमें सबसे आगे रहने वाले कौन थे आपके? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य कितना आपका मैक्सिमम एज लिमिट है? 35 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, या कोई एज लिमिट नहीं है मैक्सिमम? बिल्कुल ठीक कहा, देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट, देयर इज अ मिनिमम एज लिमिट। मिनिमम कितनी आपकी? 35 ईयर्स। ठीक है। अगर मैं इनकी क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो क्या क्या है? ये लोकसभा मेंबर बनने के लिए आपके एलिजिबल होने चाहिए। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके। मिनिमम आपकी 35 ईयर्स होनी चाहिए एज, और साउंड माइंड होना चाहिए, एंड ही शुडंट होल्ड अ नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इनके पास होना चाहिए। तो आपके टोटल ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए अगर आप एक प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। ठीक है। और कल हमने पढ़ा था इनके इलेक्शन में कौन कौन वोट करता है। दूसरा, जो एक आपका सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसकी एक मैक्सिमम एज लिमिट होती है, वो होती है आपकी 65। और एक जो हाई कोर्ट का जज होता है उसकी मैक्सिमम एज लिमिट होती है, वो है आपकी 62। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और तो कुछ एज से रिलेटेड है नहीं। हाँ, एक अगर आप लोकसभा का एमपी बन रहे हैं तो आपकी मिनिमम एज आपकी 25 है, और अगर आप एक राज्यसभा का एमपी बन रहे हैं तो आपकी मिनिमम एज आपकी 30 है। ये भी आपको पता होनी चाहिए। और तो कोई एज का या तो कुछ मेरे को दिख नहीं रहा कि आपको बतानी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द प्लैनेट इज नियरेस्ट टू अर्थ? अर्थ से सबसे नजदीक प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर, वीनस, मार्स, या जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी, मार्स? अब देखिए, मैं एक आपका यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ, वो देखना आपका। माई वेरी एफिशिएंट मदर just served us nuts। टमाटो चाहिए, यहाँ से शुरू करते हैं थोड़ा। माई वेरी एफिशिएंट मदर just served us nuts। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, इससे कभी आप भूलेंगे नहीं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ओके। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, और आपका नेपच्यून। These four are called as inner planets और आपका rocky planets। And these four are called as outer planets
ये आपका गैस जाइंट्स। आउटर प्लैनेट्स एंड आपका गैस जाइंट। दिस लेयर जो मैं मार्क कर रहा हूँ, दिस लेयर जो मैंने यहाँ पे मार्क करी है, दिस इज कॉल्ड एज द एस्टेरॉइड बेल्ट। सो द एस्टेरॉइड बेल्ट पूछा जाता है कि एस्टेरॉइड बेल्ट किस किस प्लैनेट के बीच में, तो द एस्टेरॉइड बेल्ट इज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में ये आपका टोटल सोलर सिस्टम होता है। प्लूटो प्लैनेट नहीं है, 2006 में हट गया था। तो अर्थ से सबसे नजदीक कौन है? अर्थ के सबसे नजदीक है आपका वीनस। ठीक है, वीनस। और इसका क्या बोलते हैं आपका अर्थ ट्विन भी बोलते हैं। यू ऑल्सो कॉल इट एज अर्थ ट्विन। इसका आंसर क्या है आपका? वीनस। वीनस इज अ प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू अर्थ। वीनस इज अ प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू अर्थ। ठीक है, अब इसके नोट करें, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, फिर हम अगले क्वेश्चन चलेंगे क्योंकि इस पर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, ठीक है। और आपको बहुत जगहों पे देखिए, कुछ आपके फिजिसिस्ट है वो ये भी कहते हैं कि जो आपका मर्क्यूरी है वो असल में सबसे ज़्यादा हमारे नियरेस्ट होगा, क्योंकि जो उसका इलेप्टिकल पाथ होता है वो अर्थ से बिल्कुल बहुत पास है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अगर आप बिल्कुल उस पर देखो, लेकिन अगर जैसे देखा जाए तो मर्क्यूरी तो पहले आ रहा है ना, तो इसलिए आपका वीनस होना चाहिए, क्योंकि मार्स तो चलो दूर हो गया, मार्स की तो बात ही नहीं है। ठीक है, मर्क्यूरी का इलेप्टिकल पाथ, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं अच्छे तो आपको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो वो इलेप्टिकल पाथ आपका ज़्यादा पास है अर्थ के कंपेयर में। ठीक है, तो इसलिए बहुत जगह पर आपको मर्क्यूरी भी दिखेगा, लेकिन आपको फिर उसका रीज़न पढ़ना कि क्यों है। ठीक है, वैसे इसका आंसर आपका वीनस है। ठीक है, वीनस इसका आंसर है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स में अगर हम देखें तो आपका मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और आपका नेपच्यून है। ठीक है, आपका नेपच्यून आता है। ओके, आगे चलते हैं। दी सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया इज ऑफ द रिवर। जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा रिवर बेसिन है वो किसका है? तो पहला किसका है? फर्स्ट पे कौन आएगा? ये आपका गंगा मैया आएंगे, बहुत सारी स्टेट से फैला हुआ। दूसरा आपका गोदावरी का है। ब्रह्मपुत्रा क्योंकि इसका रिवर बेसिन बाहर है। ये कहाँ पे आपका, इसका ओरिजिन कहाँ होता है? आपका तिब्बत में होता है। इसे हम वहाँ क्या नाम से जानते हैं? इसे सांग पो। ठीक है, सांग पो का नाम से जानते हैं। इसका आंसर है क्या आपका? गोदावरी। गोदावरी को कुछ और नाम होते हैं, लाइक आपका दक्षिण गंगा भी बोलते हैं हम इसे। ठीक है, ये सारा आपका एक पेरेनियल रिवर है। अब पेरेनियल रिवर कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मतलब इसमें 365 डेज इसमें पानी रहता है। अब कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ये भारत का वो जो तट है वो है, आपकी मानसून ऐसे आती है। ठीक है, यह आपकी गोदावरी बह रही है। मैं इसके लिए आपका ब्लू पेन का इस्तेमाल करता हूँ। यह आपकी गोदावरी बह रही है। तो जब आपकी बारिश आई तो इसने तब उसे पानी दिया। ठीक है, इसने तब उसे पानी दिया तो उसे पानी आ गया। अब देखिए, ध्यान से देखना। और जब आपका ये मानसून वापस जा रहा है तो ऐसे होगा, तो तब इसने भी इसे पानी दिया। तो इसके बाद दो, जब आपका मानसून आ रहा है मतलब ये अप्रोचिंग मानसून है, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। और जब आपका मानसून जा रहा है यानी आपका रिट्रीट हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? आपका रिट्रीटिंग मानसून। यानी जब ये कौन सा आपका नॉर्थ ईस्ट है, तो इसमें दोनों तरीकों से पानी आ रहा है, इसलिए इट इज अ पेरेनियल रिवर। दैट इज व्हाई इट इज अ
पेरिनियल रिवर यानी इसमें पानी सारा साल यानी 365 डेज रहता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज दी दक्षिण गंगा। और ये साउथ की लार्जेस्ट रिवर है, इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ योर साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की आपकी लार्जेस्ट रिवर है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल, द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस सैफरन इज। तो चलो अब तो चलिए पहले मैं बताऊंगा नहीं, ये असम, हिमाचल, जम्मू या मेघालय। अब जो असल क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन पहले का है, तो अभी स्टेट स्लैश अब आपका यूटी होगा। अब आपको हिंट मैंने दे दिया, यूटी कौन सा इनमें से है, जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि आपको पता है ना कि पहले पूरा जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, लेकिन अब तो JN के एक यूटी है और आपका लद्दाख एक यूटी है, ठीक है। JNK में सैफरन प्रोड्यूस होता है, और वो कौन सा आपका करेवा सैफरन या करेवा केसर, आपकी करेवा सॉइल में होता क्या है, आपकी मिट्टी में बर्फ जम गई, मिट्टी के ऊपर आपकी बर्फ जम गई, तो जब वो बर्फ मेल्ट हो गई, तो वो जब बर्फ मेल्ट हो गई तो वो मिट्टी में सारा मॉइस्चर और जो भी बर्फ में न्यूट्रिएंट्स सारे मिक्स हो गए, तो उससे एक आपकी सॉइल बनती है, वो होती है आपकी करेवा। ये आपके ब्लैक तरीके की सॉइल होती है, ब्लैकिश टाइप की, और बहुत फर्टाइल होती है, उसमें आपका केसर उगाया जाता है। केसर का एक्चुअली आपका फ्लावर होता है, फ्लावर के आपके उसके अंदर ऐसे कि एक आपका फ्लावर है, तो उसके अंदर आपके ऐसे केसर के डंडल्स होते हैं। यह आपका करेवा सॉइल में उगता है, किसमें, आपका करेवा सॉइल में उगता है, आपको यह ध्यान रखना है, ओके। अगला सवाल, द नंबर ऑफ मेजर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड इन द इंडियन यूनियन एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर 15, 22, 12 या 9। बताइए कौन है। ये आपकी 22 है, ठीक है, 22 है, और ये आपके 8th शेड्यूल में है, ये आपके 8वें शेड्यूल में है, आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस का होता है जो, ठीक है, इट इज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो आपका होता है। हम बात करें तो टोटल आपके 12 शेड्यूल्स हैं, टोटल आपके 12 शेड्यूल्स हैं, जिनमें से आपके टीयर्स ऑफ ओल्ड PM होता है। अगर मैं बात करूँ आपसे, अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ आपको, तो ये वाला पेन लेते हैं, टेरिटोरी, एमोल्यूमेंट्स, affirmations and oaths, राज्यसभा, scheduled areas, other scheduled areas, federal provisions, official languages, land reforms, anti-defection, पंचायत एंड आपका म्यूनसिपैलिटी। अगला, देर इज रेनफॉल इन विंटर इन तमिलनाडु ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, ट्रॉपिकल कोस्ट करंट या नॉन ऑफ दिस। देखिए अभी मैंने आपको समझाया था नीचे, इसका आंसर वैसे आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून है। अभी मैंने आपको जस्ट एक नीचे एक चीज़ समझाई थी, वो क्या थी, आपकी साउथ वेस्ट और आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून। ध्यान से देखेंगे, साउथ ईस्ट मानसून जो होती है वो आपकी जून से लेके आई थिंक आपका सितंबर तक होती है, उसके बाद फिर आपका 2 महीने का गैप, फिर आपका ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपकी रिट्रीटिंग मानसून होती है, यानी आपकी नॉर्थ ईस्ट। अब विंटर मंथ कब होते हैं आपके, अक्टूबर से शुरू हो जाता है टिल नवंबर। तो उसमें क्या होता है, तमिलनाडु को ना आपका ये है, आपका ये है तमिलनाडु, ऐसे मान लो ये आपका ये तमिलनाडु है। तो जब ऐसे रेन आती है तो इतनी ज़्यादा रेन इसमें आ ही नहीं पाती, रेन ज़्यादा ऐसे निकल जाती है, ऐसे हो जाएगी। लेकिन जब आपको ये रिट्रीटिंग मानसून होता है, जब आपका ये रिट्रीटिंग मानसून है, तब आपकी यहाँ पे बारिश आती है, तब यहाँ पे आपकी बारिश बहुत ज़्यादा आती है,
बहुत ज़्यादा, तब आपकी बारिश इस पे आती है। ठीक है, तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट मानसून या आपके रिट्रीटिंग मानसून से अपना सारा पानी लेता है। टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम द रिट्रीटिंग मानसून ऑल्सो, ये अपने रिट्रीटिंग मानसून से अपना ज़्यादातर पानी लेता है। अगला सवाल, हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर? आखिरी मुगल बादशाह कौन था? आखिरी मुगल बादशाह कौन था, बताइए। द लास्ट मुगल एम्परर वॉज बहादुर शाह टू, यानी बहादुर शाह जफर। इट वॉज बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह टू बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, और इन्हें 1857 की जब की क्रांति हुई थी उसमें आपका एम्परर घोषित करा था, लेकिन फिर उसके बाद उन्हें हटा दिया गया था। 1860 फिर 8 में इन्हें रंगून भेज दिया गया था ऑन पेंशन, जहाँ पर इन 1862 इनकी डेथ हो गई थी, ही डाइड। ठीक है, और इनके सारे जो वंश था उन्हें 1857 की क्रांति के बाद मार दिया गया था। तो आखिरी जो मुगल बादशाह थे वो कौन थे आपके? बहादुर शाह टू। फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट कौन थे आपके? बाबर। अगला, द मुगल एम्परर हु रोट हिज ओन बायोग्राफी वॉज, सॉरी ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी होती है जब आपके लिए कोई और लिखे, और ऑटोबायोग्राफी होती है जब आप खुद लिखें। तो ये क्या है आपके? अकबर, शाहजहां, हुमायूं या आपका बाबर? अकबर, शाहजहां, हुमायूं, आपका बाबर। तो इसका आंसर आपका बाबर। इन्होंने बाबरनामा लिखी थी। ये आपकी किस में थी? पर्शियन में। ये तो आपके अबुल फजल ने इसको ट्रांसलेट करा था। ठीक है, अबुल फजल, सॉरी सॉरी, हाँ यही थे, अबुल फजल ने करा था। ठीक है, और इनकी जो लिखी गई थी किताब जो असल में इन्होंने लिखी थी वो थी आपके तुजूक है बाबरी। आप ही ना एक बार ये नाम चेक कर लेना, मैं नाम इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि ये पर्शियन में किसने इसको ट्रांसलेट करा था। ये तुजूक है बाबरी लिखी गई थी, और ये थी आपकी किसमें? तुर्की में, यानी टर्किश में। तो आप एक बार इसे चेक कर लेना कि किसमें थी। अगला, द नेहरू लियाकत पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वर साइन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ। जो आपका नेहरू लियाकत पैक्ट था जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हुआ, ठीक है, वो किस किस के लिए हुआ था? पहली बात, नेहरू जी हमारे पीएम थे, लियाकत साहब वहाँ के पीएम थे पाकिस्तान के। तो क्यों हुआ था आपके? ये माइनॉरिटीज, द एक्सेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, द बॉर्डर इशूज, द फॉरेन रिलेशंस नहीं, ये आपके माइनॉरिटीज़ के लिए हुआ था कि हिंदूज एंड जो अदर आपकी माइनॉरिटीज़ है वो पाकिस्तान में जाकर अपनी प्रॉपर्टीज़ एक्सेट्रा सेल ऑफ करके वापस आ सके, और जो मुस्लिम्स है वो आपके पाकिस्तान जाके अपनी प्रॉपर्टीज़ एक्सेट्रा सेल ऑफ करके वापस आ सकें। तो ये कौन था आपका? ये आपके माइनॉरिटीज़ के लिए ही हुआ था। इट हैपेंड फॉर द माइनॉरिटीज़, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। ओके, अगला, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? बहुत जब आपका 1857 की क्रांति हुई तो उस टाइम पे आपका गवर्नर जनरल कौन था? हु वॉज द गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड ओवन, लॉर्ड लिटन या आपका लॉर्ड वेलिंगटन? बताइए कौन था आपका? ये मैं बहुत बार यूट्यूब पे भी करा चुका हूँ, अन अकेडमी स्पेशल क्लास पे, प्लस पे तो हर हर दिन ही मतलब ऑलमोस्ट इसके बारे में कोई ना कोई टॉपिक आ जाता है। तो इसका आंसर था आपका लॉर्ड कैनिंग, और ये हमारे फर्स्ट वॉइसरॉय भी बने। ही ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, कैसे? आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत इनके पास डिस्टिंक्शन थी कि लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, अगला, व्हेन डिड शिवाजी वॉज बॉर्न, या व्हेन वॉज शिवाजी बॉर्न? ठीक है, व्हेन डिड शिवाजी वॉज बॉर्न? इसका आंसर आपका 1627 है। ठीक है, बहुत जगह पे आपको 1632 दिखेगा, आपको मानना नहीं है। इसका आंसर आपका 1627 है। शिवाजी का जन्म आपका 1627 में हुआ था आपके दक्कन में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, हु वर डायरेक्टली रिलेटेड टू द पूना पैक्ट ऑफ 1932?
इंडियन वुमेन, इंडियन लेबर क्लास, इंडियन फार्मर्स या आपका इंडियन डिप्रेस क्लासेस। कौन आपका डायरेक्टली पूना पैट से संबंध रखते थे? ये आपके इंडियन डिप्रेस क्लासेस थे। देखिए हुआ क्या था, रमन मैग्सेसे अवार्ड एक था, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, ओए होए, ठीक है, मैकडोनल्ड अवार्ड था वो शायद से। ठीक है, इसमें क्या था कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर होम, फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड जो आपके बैकवर्ड क्लासेस थे उनके लिए हम देंगे। पहली बात, हम मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स देके खुद पछता रहे थे क्योंकि नाउ दे बिहेव या दे थॉट दैट दे आर अ डिफरेंट मतलब सेट ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं था। तो इससे था क्या कि जो उस टाइम पे आपके पीएम था आपके, ठीक है, रामन मैकडोनल्ड जो आपके ब्रिटेन के पीएम थे, उनका ये थिंकिंग थी कि अगर ये देंगे तो हम हिंदूज में और डिविजन्स कर सकते हैं। तो ये गांधी जी समझ गए। तो गांधी जी क्योंकि जेल हो गई थी आपकी, जैसे आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए थे, तो ही वॉज लॉन्च इन पूना जेल। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस पर बहुत ज़्यादा थे, ये देना है देना है। तो गांधी जी ने क्या कहा, कि आई विल फास्ट ऑन टू डेथ टिल दिस इज नॉट विड्रॉन। अब सुभाष चंद्र बोस एक्सेट्रा लोगों ने भी डॉक्टर बी एम राव अम्बेडकर से कहा कि आपको जाके इनसे मिलना चाहिए। तो बी आर अम्बेडकर साहब जाके मिले, अम्बेडकर मेट, प्लस आपके गांधी जी ने बातचीत करी। सेपरेट इलेक्टोरेट्स को नकारा गया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को बोला गया नो, और किसको हाँ बोला गया, आपके रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। और यही आगे चल के क्या बना आपका पूना पैक्ट। उसके बाद गांधी जी ने अपना फास्ट तोड़ा, नींबू पानी पिया था, और फास्ट तोड़ के फिर उन्होंने आगे क्रांतिकारिता जारी रखी। अगला सवाल, विच सिटी इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? विच सिटी इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद या बेंगलुरु? इसका सिंपल सा आंसर, इसका आंसर है आपका बेंगलुरु, कि बेंगलुरु इज दी व्हाट, दैट बेंगलुरु इज दी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बेंगलुरु इज दी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे दिल्ली इज द कैपिटल, या आपका एनसीटी, मुंबई इज द फिल्म सिटी, फिल्म कैपिटल, आपका फाइनेंशियल कैपिटल। ओके, अगला, हु अमंग द फॉलोइंग पाकिस्तानी नेशनल वाज अवॉर्डेड भारत रत्न बाय द इंडियन गवर्नमेंट? इनमें से कौन से पाकिस्तानी नेशनल को हमारी भारत सरकार ने भारत रत्न से नवाजा था? लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफर खान या आपका मोहम्मद इकबाल? बताइए। सिंपल सा आंसर है इसका आपका खान अब्दुल गफर खान, जिन्हें हम आपके बहुत नाम पे जानते थे, लाइक आपका फ्रंटियर गांधी भी इन्हें कहा जाता था, क्योंकि आपका जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस हैं उसके थे, चाहते थे हिंदुस्तान में मर्ज हो, जिसके आज के टाइम पे हम आपके खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। तो इन्हें हम आपके फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते थे। और उन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी, जिसका नाम था आपका खुदाई खिदमतर, खुदाई खिदमतर, जिसे हम कहते हैं आपका रेड शर्ट मूवमेंट। इन्होंने बॉयकॉट ऑफ इलेक्शन करा था जब आपके यहाँ पे प्लेबिसाइट हुआ था आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, आपके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में, जिसकी वजह से आज वो पाकिस्तान में है। अगर ये पार्ट लेते तो ये जीतता, ऑफ कोर्स ही बात है, और आज हमारे साथ होता। आज तक केवल 2 नॉन इंडियंस को ही भारत रत्न से नवाजा गया है। एक है आपके खान अब्दुल गफर खान, और दूसरे आपके कौन, दूसरे आपके कौन है, ठीक है, नेल्सन
मंडेला, जिसने हम ब्लैक गांधी के नाम से भी जानते हैं, नेल्सन मंडेला। ठीक है, आज तक तो यंगेस्ट जो आपके आज तक रहे हैं वो है आपके सचिन सर, सचिन तेंदुलकर। और जो आपके ओल्डेस्ट हैं वो कौन रहे हैं आपके डोंडू केशव कर्वे। ये 100 साल के थे जब इन्हें मिला था, डोंडू केशव कर्वे। जो पहले थे वो कौन थे आपके, मैंने इनको याद नाम याद कर सकता हूँ, ट्रिपल आर। ट्रिपल आर के नाम से याद रखता हूँ मैं उन्हें, मैं आपको बताता हूँ कैसे। सीवी रमन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनके नाम पे हम टीचर से बनाते हैं। और ये कौन थे आपके, सी राज गोपालाचारी जी, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी वी रमन, डॉक्टर सी राजगोपालाचारी जी। इन तीन को, ये पहले रिसिप्टेंट्स हैं 1948 में जब इन्हें ये अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, रिसेंट विनर कौन था आपके, भूपेन हजारिका। ठीक है, फिर आपका प्रणब मुखर्जी एंड वो आपके नाना जी। ठीक है, नाना जी, ये तीन आपके थे जिन्हें अभी रिसेंटली भारत रत्न से नवाजा गया था। ओके, अगला, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे। ठीक है, देखो अब जिसे नहीं पता ना वो नहीं बता पाएगा। जैसे ये नहीं पता कि चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन हमेशा आपका पीएम ही होता है। और इनमें से पीएम जो रह चुके हैं वो कौन थे आपके, ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ना डॉक्टर आपके मोतीलाल नेहरू। ये कौन थे, सिर्फ आपके जवाहरलाल नेहरू। तो जो पहले चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन थे वो थे हमारे पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये हमारे पहले चेयरमैन थे आपके प्लानिंग कमीशन के। अब प्लानिंग कमीशन को हटा के आ गया आपकी नीति आयोग। नीति आयोग आ चुकी है, तो जो नीति आयोग के जो चेयरमैन है वो भी आपके पीएम ही होते हैं। और अभी पीएम कौन है आपके, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, पीएम मोदी। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना। अगला, मेलेनिन is the natural pigment that gives colors to human skin, hair and the iris. It provides protection against ultraviolet radiation, infrared radiation, X-ray radiation या आपका short wave radiation. Ultraviolet, infrared, X-ray या आपका short wave radiation किससे आपकी प्रोटेक्शन देती है। ये साफ बात है, आपकी यूवी रे से मेलेनिन देती है। ये आपके जो हिप्पोज होते हैं इनमें ऑटोमेटिकली ये बनता है, इसलिए दे कैन बी इन द सन। देखिए, यूवी रे से हमारे को स्किन कैंसर, ठीक है, डिसकलर ऑफ स्किन, ठीक है, डिसकलर ऑफ स्किन, स्किन कैंसर, डिसकलर स्किन, टैनिंग, ठीक है, रैशेस और सनबर्न्स हो सकते हैं। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दीज। और इसके लिए सबसे मतलब अच्छी प्रोटेक्शन क्या होती है कि आप सनस्क्रीन लगाएं। ओके, जिसमें आपका ये मेलेनिन होता है थोड़ा ज़्यादा, लेकिन असल में हमारा जो ह्यूमन स्केयर हिन और आइरिस करती है वो इतना ज़्यादा नहीं कर पाती, लिखिए, इसलिए कभी कभार हमारे को सनस्क्रीन की भी ज़रूरत पड़ जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना। ओके, देखिए अभी आपके टोटल क्वेश्चंस तो हो गए, ठीक है, जो हमने क्वेश्चंस करने थे, ठीक है, हमने क्वेश्चंस करने थे तो आपके क्वेश्चन हो गया। मैं आपके लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट कुछ आपके पार्क्स एक्सेट्रा हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि आपको पता होनी चाहिए। मैं पहले भी करवा चुका लेकिन फिर से करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं इसलिए, ठीक है। जैसे कि पहली एलिफेंट रिजर्व कौन सी थी, जो फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व कौन सी थी आपकी, थी ये सिंघभम एलिफेंट रिजर्व जो कि आपकी झारखंड में है। सिंघभम एलिफेंट रिजर्व जो कि आपकी झारखंड में है। उसके बाद लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व कौन सी थी, या आपकी ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और ईस्टर्न घाट्स का जो मैसूर कर्नाटका में है वो। स्मॉलेस्ट एलिफेंट रिजर्व है आपकी काजीरंगा का पार्ट जो कि आपका नागालैंड में है।
ये आपको ध्यान रखना है। पहली एलिफेंट रिजर्व आपकी सिंगबम एलिफेंट रिजर्व झारखंड, लार्जेस्ट आपकी ब्रह्मगिरी नीलगिरी और आपके ईस्टर्न घाट्स का पार्ट जो कि आपको मैसूर में है। ठीक है। स्मॉलेस्ट एलिफेंट रिजर्व आपकी काजीरंगा नागालैंड। पहली टाइगर रिजर्व, पहली टाइगर रिजर्व थी आपकी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि आपकी उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि आपकी उत्तराखंड में, ये थी आपकी पहली टाइगर रिजर्व। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सी थी? ये थी आपकी नागार्जुन सागर श्री साइलाम टाइगर रिजर्व। ये थी आपकी नागार्जुन सागर श्री साइलाम टाइगर रिजर्व। यह आपकी लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व थी। उसके बाद स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व, स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व थी आपकी बोर टाइगर रिजर्व, ये आपकी महाराष्ट्र में थी। बोर टाइगर रिजर्व ये आपकी महाराष्ट्र में है। पहला नेशनल पार्क था आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि आपके उत्तराखंड में है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क है आपका हेमिस नेशनल पार्क जो कि आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। और स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है आपका साउथ बटन नेशनल पार्क जो कि आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। फिर से बढ़ते हैं। पहली एलिफेंट रिजर्व आपकी सिंगबम एलिफेंट रिजर्व झारखंड। लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व आपकी ब्रह्मगिरी नीलगिरी ईस्टर्न घाट मैसूर कर्नाटका। स्मॉलेस्ट एलिफेंट रिजर्व आपकी काजीरंगा नागालैंड। पहली आपकी टाइगर रिजर्व आपकी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व आपकी नागार्जुन श्री सलाम टाइगर रिजर्व। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व आपकी बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। पहला नेशनल पार्क आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। लार्जेस्ट नेशनल पार्क आपका हेमिस नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क आपका साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये है, ठीक है, ये आपके टोटल है। एक बार रिवाइज करते जो सारे क्वेश्चन जो हमने पढ़े, ठीक है। Who was the chief architect of the Green Revolution that significantly improved the agriculture yield in the country? M.S. स्वामीनाथन, M.S. स्वामीनाथन। ठीक है, जैसे आपका वर्गीज कुरियन आपका व्हाइट रेवोल्यूशन के हैं। In which year was a new liberalized industrial policy announced in India? हमने अभी पढ़ा, ये 1992 में था जब आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी जिसमें हमने IMF से लोन लिया था। उस टाइम पे हमारे पीएम थे आपके PV राव, यानी आपके PV नरसिम्हा राव, और आपके फाइनेंस मिनिस्टर था आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। हमने LPG पॉलिसी अपनाई थी, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड आपका ग्लोबलाइजेशन। व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश? हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1935 में एस्टैब्लिश हुआ था और इसे 1948 में RBI एक्ट के तहत इसे नेशनलाइज कर दिया था। ठीक है, हमने पढ़ा कि RBI का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, बैंकर ऑफ बैंक्स और आपका बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्रीज। हमने पढ़ा कि इसकी ये पर कैपिटा इनकम यानी पर हेड इनकम होती है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि कैसे पर कैपिटा इनकम आपकी पूरी क्लियर पिक्चर हमारे को नहीं देती, जिसमें हमने इनकम इनइक्वालिटी पढ़ी। हमने इसमें देखा कि इसमें आपकी इक्वालिटी है तो इसमें आपकी इनइक्वालिटी है। हमने देखा था प्रोग्रेस एंड इंक्रीज ऑफ फिश प्रोडक्शन वाज कॉल्ड। हमने पढ़ा कि ब्लू रेवोल्यूशन था जिसमें आपके ब्राउन आपका लेदर, व्हाइट आपका मिल्क, येलो आपका ऑयल सीड, सिल्वर आपका एग्स, रेड आपका टोमेटो या मीट और आपका पिंक आपका मीट से था। अगला क्वेश्चन था आपका कि इन इंडिया व्हेन बोथ ऑफिसेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हैपन टू बी वेकेंट साइमल्टेनियसली हु विल डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट? हमने पढ़ा कि आपके ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। आपके मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे जो कि आपके एक्स CJI यानी एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। आपके प्रेसिडेंट और आपके वाइस प्रेसिडेंट है। हमने भी पढ़ा कि ओथ के केसेस में आपके प्रेसिडेंट आपके CJI से ओथ लेते हैं, CJI आपके प्रेसिडेंट से, आपके वाइस प्रेसिडेंट आपके प्रेसिडेंट से ओथ लेते हैं। फिर हमने पढ़ा कि अगर बात आती है आपके रेजिग्नेशन की तो आपके CJI आपके प्रेसिडेंट को देते हैं, प्रेसिडेंट आपके वाइस प्रेसिडेंट को और आपके वाइस प्रेसिडेंट आपके प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हमने पढ़ा टोटल 12 सदस्य होते हैं। पहले लोकसभा में भी 2 होते थे, 2 आपके कौन होते थे? एंग्लो इंडियंस, लेकिन अब वो नहीं होते। हमने ये पढ़ा कि लोकसभा आपको ज़्यादा पावरफुल है आपके राज्यसभा से, और आपके पार्लियामेंट में लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस आपके प्रेसिडेंट साहब होते हैं। हमने भी पढ़ा कि आपके राज्यसभा में टोटल आपके 250 मेंबर्स है, लेकिन अभी के हाल फिलहाल टाइम में आपके सिर्फ 245 हैं, जिससे 233 और 12 होते हैं आपके 233 इलेक्टेड और 12 आपके नॉमिनेटेड होते हैं। लोकसभा में हमने पढ़ा कि 552 आपके टोटल मेंबर्स होते हैं, जिसमें 530 आपके स्टेट से, 20 आपके यूटीज और आपके 2 आपके नॉमिनेटेड जॉब नहीं होते। और हमने पढ़ा कि अभी के लिए हाल फिलहाल में सिर्फ आपके 545 हैं, जिससे 523 प्लस 20 और 2 का हम आंकड़ा देखते हैं। लोकसभा के चेयरमैन आपके स्पीकर और आपके राज्यसभा के चेयरमैन आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। विच आर द फॉलोइंग डेल्ट विद द सब्जेक्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? हमने ये पढ़ा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कि आपकी यूनियन, स्टेट और आपका लोकल गवर्नमेंट होती है, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी। हमने पढ़ा कि आपकी वल्लभतला मेहता कमेटी आपकी इससे रिलेटेड, और हमने ये भी पढ़ा कि आपका
आपके VISM कमेटी यानी वीरप्पा मोइली कमेटी, आपके सेकंड ARC यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी से है। ओके, दो कुछ चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ। तो लाइक आपका जो म्यूनसिपैलिटी होता है, एक आपका 73rd अमेंडमेंट हुआ था और एक आपका 74th अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, 73rd एंड 74th। तो जो 73rd अमेंडमेंट था वो आपका पंचायत से था और ये आपका म्यूनसिपैलिटी से। 73rd से आपका 11th शेड्यूल आया था, इससे आपका 12th शेड्यूल आया था, इससे आपका पार्ट 9 आया था और इससे आपका पार्ट 9A आया था। ठीक है, और दोनों आपके ये 1993 में आया था। ओके, अगला अगला हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। हमने पढ़ा कि 25 नहीं ना 26, आपके 26 नवंबर 1949 को आया था। ये प्रियम्बल में भी डेट मेंशन्ड है। इन एक्शन आपका 26 नवंबर, आपका 26 जनवरी 1950 को आया था, तब देश आपका एक रिपब्लिक बन गया था। 26 जनवरी की महत्वता ये है कि ये 26 जनवरी 1930 में हमने लाहौर में हमने रवि रिवर के तट पे अपना नेशनल फ्लैग पहली बार फहराया था और इसमें हमने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके आर्किटेक्ट थे। अगला क्वेश्चन हमने ये पढ़ा कि व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट प्रेस्क्राइब फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमने पढ़ा कि कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, मिनिमम आपकी 35 साल है। क्वालिफिकेशन आपका की है लोकसभा MP बनने योग्य होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए और आपका नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। हमने भी पढ़ा कि एक आपका सुप्रीम कोर्ट का जज 65 ईयर्स की एज तक के मैक्सिमम रह सकते हैं। आपका हाई कोर्ट का जज 62 साल, लोकसभा का MP आपका 25 और आपका राज्यसभा की MP आपके 30। ये इनकी मिनिमम एज होती है। क्या होती है इनकी? ये मिनिमम एज होती है। अगला फिर हमने पढ़ा कि विच ऑफ द प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ। हमने पढ़ा कि इसका आंसर आपका वीनस है, लेकिन मर्क्यूरी का इलेप्टिकल पार्ट बहुत लोग कहते हैं कि ज़्यादा पासेस में मर्क्यूरी भी होता है। ठीक है, तो आप जो अगर कहीं पढ़ते हैं तो एक बार रीजन पढ़ लेना क्या है। हमने पढ़ा कि माई वेरी एफिशिएंट मेथड जस्ट सर्व्ड अस नॉट, इसमें मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन चारों को हम बोलते हैं आपका इनर प्लैनेट और आपका रॉकेट प्लैनेट, और इन चारों को हम बोलते हैं आपका आउटर प्लैनेट या आपका गैस जाइंट्स। ये जो बेल्ट है इसका हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। आपके एस्ट्रॉइड होती है, तो पूछा जाता है कि किस किस प्लैनेट के बीच में आपका एस्ट्रॉइड बेल्ट है, आपको बोलेंगे मार्स एंड जुपिटर। और वीनस को हम आपको अर्थ स्ट्रीम भी बोलते हैं। अगला, द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया इज ऑफ द रिवर। हमने पढ़ा कि गोदावरी का है। गोदावरी को हम आपके दक्षिण गंगा भी बोलते हैं और ये पेरिनियल है क्योंकि इस पर 365 दिन पानी रहता है साउथ वेस्ट और आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। और ये साउथ की लार्जेस्ट रिवर है, ये नासिक से निकलती है। पहला जो रिवर बेसिन सबसे बड़ा है वो आपका गंगा का है। और हमने भी पढ़ा कि ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम आपका सांगपो होता है। अगला, द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस सैफरन है। हमने पढ़ा कि भारत का एकलौता राज्य जिसमें सैफरन होता है। हमने पढ़ा कि वो स्टेट नहीं है, वो एक यूटी है। और उसका आंसर क्या है आपका जम्मू कश्मीर। ये करेवा सॉइल से निकलता है और ये ब्लैकिश है। ठीक है, ब्लैकिश सॉइल से होती है। अगला हमने पढ़ा जो मेजर लैंग्वेजेस है वो कितनी है, ये आपकी 22 हैं और ये 8वें शेड्यूल में है। ये टीएस ऑफ ओल्ड पीएम्स आपको याद रखना है कि टेरिटरी, एमोलमेंट्स, एफर्मेशंस एंड ओथ, राज्यसभा, शेड्यूल्ड एरियाज, अदर शेड्यूल्ड एरियाज, फेडरल प्रोविजंस, फिर आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस, लैंड रिफॉर्म्स, एंटी डिफेक्शन, पंचायत और आपका म्यूनसिपैलिटी। मैंने पढ़ा था कि देयर इज रेनफॉल इन तमिलनाडु इन विंटर। ये किसकी वजह से? आपके नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से, जिसे हम आपका रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं। अगला फिर हमने पढ़ा हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर। हमने पढ़ा ये बहादुर शाह जफर थे जिन्हें 1857 की आपकी क्रांति में एम्परर घोषित कर दिया था। 1857 में इन्हें अरेस्ट करके रंगून भेज दिया गया था पेंशन पे, जहाँ पे इनके आपके 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो पहले थे आपके बाबर। मुगल एम्परर जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी वो थे आपके बाबर। और इनकी जो लिखी गई थी वो थी आपके दूसरों के बाबरी, जिसे आपके बाबरनामा में पर्शियन में करा गया कन्वर्ट। आप एक बार ये नाम देख लेना, मेरे ख्याल से अबुल फजल है, अबुल फजल है। अगला, नेहरू लियाकत पैक्ट किसके लिए हुआ था? आपके माइनॉरिटीज़ के लिए हुआ था। ठीक है, इट हैपेंड फॉर द माइनॉरिटीज़। अगला, वो जो गवर्नर जनरल थे 1857 के क्रांति के दौरान वो था आपके लॉर्ड कैनिंग और ये पहले वाइसरॉय भी बने आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के तहत। अगला, शिवाजी का जन्म आपका 1627 में हुआ था दक्कन में। पूना पैक्ट से कौन रिलेटेड था? आपके इंडियन डिप्रेस क्लासेस या आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स को मना करा गया था और आपके रिजर्वेशन और सीट्स को हाँ करी गई थी। अगला, सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है आपका इंडिया का? ये आपका बेंगलुरु है। दिल्ली को जैसे आपकी कैपिटल और ना आपकी नेशनल कैपिटल टेरिटरी। मुंबई को आपके फिल्म सिटी, फिल्म कैपिटल और आपका फाइनेंस कैपिटल भी कहा जाता है।
ठीक है। उसके बाद हमने कि भारत रत्न एक जो पाकिस्तानी राष्ट्र को अवार्ड करा गया, ये था आपके फ्रंटियर गांधी, जिन्हें आपके खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जानते हैं। इन्होंने खुदाई खिदमत मंत्र यानी रेड शर्ट मूवमेंट लॉन्च करी थी। यंगेस्ट हैं आपके सचिन तेंदुलकर, ओल्डेस्ट आपके डोंडू केशव कर्वे। दो नॉन इंडियंस का साथ दिया गया, एक आपके खान अब्दुल गफ्फार खान और आपके नेल्सन मंडेला। और पहले जो थे वो आपके ट्रिपल आर यानी सीवी रमन, डॉक्टर एल एस राधाकृष्णन और आपके सी राजगोपालाचारी। पहले चेयरमैन कौन थे आपके प्लानिंग कमीशन के? पीएम ही होते हैं। और आपके पहले पीएम कौन थे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन हमेशा आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे होते हैं, सॉरी आपके पीएम होते हैं। जैसे आपके नीति आयोग के भी आपके पीएम ही होते हैं। और आपके पीएम मोदी आपके पहले चेयरमैन थे किसके? आपके नीति आयोग के। अगला फिर हमने पढ़ा कि मेलेनिन जो कि आपके ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, वो ह्यूमन स्किन, हेयर और आइरिस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। वो हमारे को किससे प्रोटेक्ट करता है? मैंने बताया कि वो आपको यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है। और यूवी रे से आपको स्किन कैंसर, डिस्कलर ऑफ स्किन, टैनिंग, रैशेस और सनबर्न्स हो सकते हैं, इसलिए हम इसमें सनस्क्रीन लगाते हैं। और अगला फिर हमने ये 9 आपके टोटल नेशनल पार्क्स पढ़ा। तो ये था आपका टोटल मतलब जो भी मेरे को आपको पढ़ाना था वो। और अच्छा लगा मेरे को आपको पढ़ा के, ठीक है। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, ठीक है। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लस रनअप टाइम का कोड यूज़ करें अपनी अपनी अगली अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। और प्लस अपने कोई भी अगर आप फ्री कंटेंट अनलॉक करना चाहते हैं, ठीक है, जिससे आपको एक 10% डिस्काउंट और प्लस मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलती है, ओके। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अब कल। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।